Good morning, students. Please check the audio and video and reply. बेटा ऑडियो वीडियो चेक करो और रिप्लाई करो सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो कल बेटा मैंने आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था एंड आई गेव यू वन क्वेश्चन ऑफ क्यूब। वो क्यूब वाला क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बोला था कि व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ मास, व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जिन्होंने ट्राई किया बेटा प्लीज रिप्लाई करो या उसका फोटो खींच के मतलब आपने कैसे सॉल्व किया उसको। चिराग, साहिल, क्या तुम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया जो मैंने कल आपको दिया था? अगर किया है तो बेटा रिप्लाई कर दो, फोटो खींच के भेजो। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितना भी मैं काम करा रहा हूँ डेली बेस पे करते जाओ, बिकॉज आपके एग्जाम सितंबर मिड में शुरू हो जाने हैं एंड मोस्ट ऑफली अगले महीने की जो फर्स्ट वीक है उसमें हो सकता है आपके स्कूल भी खुल जाए, हो सकता है। ठीक है, जब स्कूल खुल गए बेटा फिर तो सारा जो है सिस्टम जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा हमारा। फिर ये लाइव लिंक वाला सारा काम खत्म हो जाना, फिर आप फिजिकली क्लास में बैठ के सारी चीजें सॉल्व करोगे और स्टडी करोगे एंड आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। तो सॉल्व किया आप लोगों ने? एनीवन कोशिश करी किसी ने? ट्राई किया? ओके, अगर आपने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ट्राई किया तो देखो मैं अभी करने जा रहा हूं, इसको देखो। आप यहां बैठो। विजिबिलिटी ओके? ओके, सो बेटा कल क्वेश्चन जो दिया था मैंने, एक क्यूब बनाया था मैंने यहां पे। ठीक है, ये क्यूब है और इस क्यूब में हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दिस इज अ क्यूब, ओके, और ये है हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, और यहां पे कितने मासेस पड़े हैं? एम एम, सारे ये मासेस पड़े हैं। दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एम एंड दिस इज आल्सो एम। क्लियर है? ओके, और इसको मैं ओरिजिनल लेके चलता हूं। अब मुझे जितने मासेस यहां पड़े हैं, एम एम, दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एम, सारे एम पड़े हैं। क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता अगर मैं यहां पे ये आगे वाले मासेस एम एम एम, आगे वाले मासेस इमेजिन करो जैसे कि ये दीवार है। ठीक है, वहां एम, वहां एम, यहां एम, यहां एम, चारों कोने पे एम पड़े हैं और इसके सामने वाला फेस हो रहा है। उधर कोने पे 2m 2m रख देता मैं या 3m रख देता, डिफरेंट रख देता, देन क्वेश्चन वुड हैव बीन मोर ट्रिकी। लेकिन अभी क्वेश्चन जरा आसान है कि ये आगे वाले जो फेस है, फ्रंट फेस को बोल रहे हैं। मतलब फील करो इसको इस तरह से, ये फ्रंट फेस है, यहां मास पड़े हैं, दीज मासेस आर एम एम। ठीक है, और इसके पीछे यहां पे दूसरा फेस पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाला फेस। समझे या नहीं समझे? यहां पर मासेस कैसे हैं? एम एम पड़े हैं। बोलो ऐसा फील करो। अब ये कितने मासेस हैं टोटल? 8 मासेस आते हैं, 4 ये आगे और 4 पीछे। कवर अप हो गए कि नहीं? कवर अप हो गए। ऐसे देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन वैसे करेंगे तो आसानी से कवर अप हो गए। अब दिस इज लाइक 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बोलो 4m। यस और नो? भाई m m m m, चारों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर पे लाई करेगा क्योंकि सिमेट्री है ना? सिमेट्री देखी हमने, इधर भी m, इधर भी m, इधर भी m, इधर भी m। तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास इज सपोज्ड टू एक्ट। Center of mass is that point inside or outside the system where the entire mass is supposed to act. तो यहाँ पे entire mass क्या होगा? m m m, 4m, तो 4m हो गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे कितना मास पड़ा है? 4m। ऐसे ही यहाँ पे कितना हो गया?
यहां सेंटर पे 4 है, यानी उन चारों का सेंटर ऑफ मास 4 है, आई मीन टोटल मास 4 है, इन चारों का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा और टोटल मास कितना होगा 4 हो जाएगा। नाउ दिस इज लाइक ए 2 पार्टिकल सिस्टम, दिस इज लाइक ए 2 पार्टिकल सिस्टम, ये 4 है और यहां पर भी क्या है ये 4 है, ये क्या हो गया 2 पार्टिकल सिस्टम, क्या नहीं हुआ 2 पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला निकाला था हमने, RC is equal to M1R1 plus M2 R2 plus M divided by M1 plus M2। देखो क्यूब से प्लेन पे आए, क्यूब 3D होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है, उससे प्लेन पे आए लेंथ और ब्रेड्थ, उससे कहां पे आ गई 1D पे आ गई, ये 1D 1 डायमेंशन। इंटेलेक्ट यूज करते हैं, क्वेश्चन देखने में जरूर खतरनाक लगता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ओके। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो अगर मुझे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बताने हैं तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, 0, ठीक है 0, 0, 0। अब मैं यहां से चला और यहां पहुंचा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बताने मुझे, तो मैं बेटा इसकी साइड कितनी है a है, ये भी a, ये भी a, सारे a है और साइड्स इक्वल टू a, क्योंकि क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, कल ही बता देता आपको ओके। हाँ तो यहां पे क्या होगा बेटा, जब यहां से यहां गए तो भाई x में कितना गए, जब यहां से यहां गए तो यार ये एक्सिस है ना, कितना x में गए, वेरी गुड, y में कितना गए 0, z में कितना गए, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट ऐसे निकलता है, ठीक है। एक तो मेथड है कोऑर्डिनेट निकालते जाओ और परेशान हो जाओ, दूसरा मेथड है शॉर्टकट, शॉर्टकट आंसर सेम आएगा। फिर यहां से यहां पहुंचे, यहां पहुंचो, यहां से x में कितना गए a गए, y में कितना गए a गए, फिर कितना गया y में, यार ये ओरिजिन है ना, यहां से यहां जाना है, हमें इससे कोऑर्डिनेट बताना है, तो x में a जाओगे, यहां से ये गए, फिर यहां से ये गए, कितना होगा कोऑर्डिनेट a, 0, z में कितना 0, देखो कितना आसान है। उसके बाद में यहां पहुंचो, इस पॉइंट पहुंचो, तो यहां जाना तुम्हें, तो ये रहा y में कितना गए a गए, x में कितना 0, z में कितना 0, 0 a 0, बोलो 0 a 0, ठीक। इसी कोऑर्डिनेट निकालो इसके, जब तुम्हें यहां पहुंचना है तो क्या करोगे, यहां पे जाओगे a, यहां जाओगे a और वापस a, यार ये z में जा रहा है ना, z में जा रहा है, देखो इधर एक्सिस है, देखो फील करो, तो a और यहां पे कितना a, यानी a और a, ये कोऑर्डिनेट बनेंगे, नहीं समझ रहा है, नहीं है, आ गया। ये डिब्बा है कमरा, जहां तुम लोग बैठे हो, अपने उस कमरे को फील करो, वो ओरिजिन है, वो कॉर्नर है, वहां पे ओरिजिन है, तो सारी साइड a के बराबर है, मुझे वहां से यहां पहुंचना है, वहां से यहां पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जाऊंगा y में, फिर यहां से z में जाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे वहां पहुंचना है, उस कॉर्नर में पहुंचना है, तो मैं यहां से ये गया, x में गया, y में गया और फिर ऊपर z में गया। कैसे समझते हो इस चीज को, तुम्हारे पर डिपेंड करता है, पर ये नहीं होगा कि 2 कोऑर्डिनेट नहीं बनेगी, एक लोकेशन के 2 कोऑर्डिनेट नहीं बनेगी, आप जहां बैठे हो उसके 2 कोऑर्डिनेट नहीं बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन ओरिजिन। हाँ अगर 2 जगह ओरिजिन होगा जो कि पूरी तरह से इमेजिनरी है, भाई 2 जगह का ओरिजिन क्यों लोगे आप, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक ही रेफरेंस लोगे ना, डबल रेफरेंस थोड़ी चीजों को डिफाइन करोगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि तो छोड़ो सब फालतू की बातें हैं, इस पे ध्यान दो। तो ये इसी कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, अब इससे कोऑर्डिनेट निकालो इसके,
तो बेटा यहां से ओरिजिन से देखना हमने, तो यहां पे गए y में कितना गए a, z में कितना गए, वेरी गुड, a और x में कितना गए थे 0, नहीं है आगे। बाकी में अपने आप निकालो, राइट, आप लोग भी निकालो और मुझे फोटो खींच के पोस्ट करो। इसके बाद में जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था उसकी डेरिवेशन, फिर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, 2 नंबर में, और न्यूमेरिकल कैसा होगा, 2 पार्टिकल सिस्टम वाला न्यूमेरिकल होगा जैसे कल कराए थे। और एक क्वेश्चन आता है आगे जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ये 2 चीजें कर लो, बाकी पूरा चैप्टर बेसिक छोड़ दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सेंटर ऑफ मास, बाकी सब छोड़ दो, पेपर इसी में से आना है। एंड आई विल टेल यू द स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं लेटर ऑन। इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 a, वेरी गुड। इसकी कोऑर्डिनेट z में कितना a गए, x में कितना गए a, यानी a 0 a, तुमको और निकालना आ ही गया, मतलब लग गया पता, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ओके। अब इसके बाद में तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, x एक्सिस में m1 x1 प्लस m2 x2 कितने मास है यार, तुम्हारे पास वो मेथड है, पागल हो जाओ, 8 का 8 करते रहो, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, उसमें समझ नहीं आएगा, कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। इसका ऑल्टरनेट मेथड मैं बता रहा हूं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं क्यू वाले, तो ये लगाना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लगाना, ये फेस है और वो फेस है, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इसके बीच में। सोचो इस पूरी दीवार का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये मिडल में, ये रहा, ये दीवार है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, मिडल में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पे टोटल मास एक्ट करता है, टोटल मास क्या है यहाँ पे, m m m m 4m। ऐसे ही इसके सामने वाली दीवार हो रही, उसका सेंटर ऑफ मास मिडल में कितना होगा 4m। अब उसका वहां पे m 4m, यहाँ 4m, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच लो, तो ये लाइन कौन सी होगी, z एक्सिस। नहीं समझे यार, ये फेस है, फील करो, ये फेस है आगे की तरफ, और यहां से इस फेस से इसके पीछे z जाओ, z, ये फेस आगे और ये फेस पीछे, नहीं समझ आया। यहां कैसे, ये ऐसे, यहां 4 है ना सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना था, z है ना, और z की वैल्यू कितनी है, 1 है, आया। अच्छा, अब यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास 4m है, तो इसकी कोऑर्डिनेट बताओगे, x y z, बोलो क्या कोऑर्डिनेट होगा, कंफ्यूज हो गए, ये है m, ये है m, स्क्वायर वाला कल करा था क्वेश्चन भी नहीं करा था, बोलो स्क्वायर वाला कल करा क्वेश्चन, ये क्या है x, ये क्या है y, 2d है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे होगा। अगर ये a है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, a/2, और यहां से कितना होगा, a/2, यहां से a/2, ठीक है, यहां से a/2, क्या बता रहा हूं, सेंटर पे तो लाई करेगा, a/2 पे लाई कर देगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, z कितना होगा। यार ये फेस है ना, आगे वाला फेस, वो पीछे वाला फेस, ये ओरिजिन हमारा क्या था, ये ओरिजिन है ना 0 0, ओरिजिन तो एक ही लोगे यार, एक क्वेश्चन में ओरिजिन तो एक ही लोगे,
दो जगह थोड़े ओरिजिन ले लोगे, इस पूरे क्यूब में एक ही ओरिजिन लोगे, ये थोड़ी यहाँ भी ओरिजिन यहाँ भी ले लिया, नो, गलत हो जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं, यहां से कितना आ गया है, नहीं है, ये जो है 4m, ये 4m, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, a/2 और आगे यहां पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4m के, a/2 z में कितना, यार ये जो है यहां z की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, जो पीछे वाला फेस है, इस फेस पे यानी इस फेस पे z की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहां से उस फेस तक पहुंचे तो z में कितना जाना पड़ेगा, a जाना पड़ेगा, तब पहुंचोगे। तो उससे कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a/2 z कोऑर्डिनेट a आएगा। तो इसका आज होप तुमको समझ में आना नहीं है, आगे समझने। ये क्वेश्चन जेई एडवांस क्वेश्चन है, 2012 में है, ठीक है। करना कैसे है, तरीका ये है, शॉर्टकट, ओके। अगर तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, दैट मींस कि जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिए नॉर्मल लेवल के, उनको तो बड़े आराम से कर लोगे। जैसे कल क्रैश है, 2 बॉल्स का मास है, वो तो बेकार की चीजें है ना, कर लोगे ना उनको। आपकी एनसीईआरटी में वही चीजें हैं, पेपर में भी वैसे ही चीजें आने वाली है, बट ये एक स्टेप थोड़ा ऊपर है। अगर पेपर वाला डिफिकल्ट एग्जाम बना दे तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे 4m, फिर यहाँ पे 4m, 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, a/2 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट a/2 और a, ठीक है। अब हमें पता है इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां कहीं पे होगा, यहां कहीं पे होगा, तो निकल जाएगा, यहां कहीं पे होगा ना, यहां पे, यानी z एक्सिस पे होगा कहीं ना कहीं पे। वो हमें भी पता लग रहा था, फील आ रहा था, ये फेज है, वो फेज है, यहां कहीं पे होगा z एक्सिस पे, फील आ रहा था ना। x एक्सिस में कितना, x/2, y a/2, y एक्सिस में कितना, a/2, z में कितना नहीं मालूम, निकालो z का, तो ZCM निकालेंगे, ZCM इसका पता लग गया, a/2 z कितना नहीं पता, z निकालो, z में कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, 0 है और एक a है। क्या करोगे, ZCM will be equal to m1 z1 प्लस m2 z2। अब ये 8 मासेस की जरूरत नहीं है, 2 मासेस हैं, 4m, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, डिवाइड बाय टोटल मास, m1 प्लस m2। m1 कितना है 4m, z1 कितना 0, क्लियर है, प्लस 4m a डिवाइड बाय 4m प्लस 4m, कितना हो गया 0 प्लस 4m a डिवाइड बाय 8m, कट गया यहाँ पे, और 4 टू द 8 कितना है, आना ही था भाई, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, 4m मिडिल में आने का कि नहीं आना था। अगर यहां पे मासेस डिफरेंट कर देते 2m 3m, फिर तुक्के से नहीं होना था, फिर हमें यही मेथड करना था। तो मैंने आपको मेथड ही बताया है, कभी ऐसी जल्दबाजी में शॉर्टकट लगाने का मत खेलना है। शॉर्टकट तब लगाना जब तुम्हारी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बहुत हार्ड लगेगी है, तब करना, नहीं तो प्रॉपर मेथड है, इसको फॉलो करो आराम से, ठीक है। नोट करो इसको, इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स आए, सेंटर ऑफ मास के वो क्या होंगे, a/2 और a/2, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन को फिर से छोड़ रहा हूं, एक बार जरूर घर पे ट्राई करना विद मासेस। यहां फ्रंट वाले फेस में मासेस क्या करना, 2m कर देना, ठीक है, ट्राई करना, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस ही चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, ओके। चिराग साइंस सबक यू आल्सो रिप्लाई, अगर क्लियर हो गया तो।
चलो अब आपके लिए, आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सेम टाइप है, बस यहां पे इधर क्या कर लेना, यहाँ पे 3m कर लेना, 3m इधर पे 3m कर लेना, यहां 3m कर लेना, और नहीं 3m इधर 3m, ये 3m और इधर 3m, यानी फ्रंट फेस पे जो फ्रंट वाला फेस है, सामने वाला, उधर 3m और यहाँ पे पीछे वाला जो फेस है उसमें मास्टर mm पड़े, ये m है, ये m है, ये m है, और इधर भी m है। कोऑर्डिनेट सारे सेम रहेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास बताना मुझे क्या होगा, x और y में तो a/2 रहेगा, x cm a/2, y cm a/2, z cm कितना होगा निकालोगे, करेगा ये करोगे, पीछे 4m और आगे कितना होगा 3 3 6 3 9 4 12 10 12, तो यहाँ पे 12 cm कर दोगे। उसके बाद में होमवर्क लगाना, तो मैं बता ही दिया मैंने, कर लेना एक बार प्रैक्टिस। अब हम करने जा रहे हैं फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर्मूला डेरिवेशन। वैसे जो सहोदय के एग्जाम होंगे, आप सब लोग सहोदय बोर्ड के एग्जाम दोगे, आप लोग के ग्रेजुएट वाले छोड़ के सहोदय का एग्जाम होता है बड़ा, उसके अंदर ये डेरिवेशन वगैरह कभी आते नहीं है, लेकिन बाकी स्कूलों में जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार डेरिवेशन पूछ लेते हैं। यस, okay, so let us do the derivation part. Center of mass of two particle system, position vector of center of mass of two particle system, two particle system, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम, उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है सबको, m1 r1 plus m2 r2 डिवाइड बाय m1 plus m2, सबको पता है, और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है उसको देखते हैं हम लोग। देखो, लेट टू पार्टिकल्स, एक काम करना, इलेक्ट्रॉन, let two particles of masses m1 and m2 lying at distances r1 and r2 from origin, मतलब कि इस तरह से, यहां एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, यहां एक पार्टिकल है, इसका मास है m2, ये डिस्टेंस ओरिजिन से है r1 और ये डिस्टेंस है ओरिजिन से r2। पोजीशन वेक्टर देखें तो ये r1 r2, मैंने आज तक आपको टिपिकल डेरिवेशन नहीं कराई थी, क्वेश्चन कराए थे, तो वहां पे बेस बताया था। और इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां कहीं पे लाई करेगा, यहां सेंटर ऑफ मास, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू RCM, इसका फॉर्मूला आप निकालना चाहेंगे। वी आर डूइंग द फॉर्मूला ऑफ दिस कंसेप्ट। देखो एक चीज समझना बेटा, ये दो पार्टिकल्स हैं, इसका मास m1, इसका मास है m2। यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। केमिस्ट्री में भी ये बात लिखी हुई है कि पार्टिकल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। बेसिकली दैट इंटरेक्शन इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। एक पार्टिकल दूसरे खींचता है और दूसरा वाला पहले खींचता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर इंटरनल फोर्सेस की हेल्प से। केमिस्ट्री में पढ़ते हुए पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के अंदर, ठीक है, उनके बीच में क्या होती है, आपस में इंटरेक्शन होती है। That interaction is called attractive force. Van der Waals forces होती हैं, intermolecular forces होती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। Two particles of mass m1 and m2 lying at distances from the origin and interacting with each other, आपस में वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। And as a result of interaction, m1 will
attract M2 and M2 will attract M1. Newton's third law. To every action there is equal and opposite reaction. तो M1 ने उसको खींचा अपनी तरफ with a particular force and that force is F21 vector. 2 पहले है 1 बाद में. 2 पहले और 1 बाद का मतलब हुआ कि force on M2 by M1. इसको ये पढ़ते हैं हम लोग. Here 2 attract each other by forces F12 vector and F21 vector. तो F12 और F21 क्या है? तो यहां पे F21 हो गया और इस तरफ क्या होगा? F12 वेक्टर. क्लियर है? नहीं क्लियर है? पक्का क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे F12 इज द फोर्स ऑन 1 by 2. इसको लिख सकते हो. F12 इज फोर्स ऑन 1 by 2 and F21 is force on 2 by 1. See how simple it is. इतना आसान है. ठीक है? 2 पे फोर्स और 1 पे फोर्स हमने निकाला. अब ये जो सिस्टम है जहां पे पार्टिकल्स पड़े हैं, अब जैसे इस कमरे की हम बात कर ले, यहाँ पे आप सारे लोग बैठे हैं, ठीक है? तो आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है. बाहर का कोई थर्ड बंदा आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है. अगर लगा भी रहा है, अगर थर्ड बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है तो यहां से कोई फोर्स बंदा होगा जो कि इसके ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, सच दैट आपके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए. सिस्टम का आइसोलेट होने से मतलब होता है कि नेट फोर्स इज 0. जैसे हमारा यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या है? अर्थ है, सन है, मार्स, जुपिटर वगैरह वगैरह. तो हमारा जो यूनिवर्स है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. रीजन क्योंकि ओवरऑल यूनिवर्स में नेट फोर्स इज 0. हमारी जो अर्थ है वो टिकी हुई है, ऐसे घूम रही है. उस अर्थ के ऊपर नेट फोर्स 0 है. We do not talk about the force. We talk about the net force always. मैंने आपको उस दिन बताया था, जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं F net. 9th प्रोग्राम में चीजें बताते नहीं. F net इक्वल टू M A, और A क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. F net. हमेशा बात को याद रखना कि जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा F net की बात करोगे. You will not talk about the simple F, single force. क्योंकि सिंगल फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है. फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. भाई एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा. न्यूटन ने बताया था कोई भी फोर्स है, कोई भी फोर्स दैट नेवर एग्जिस्ट अलोन. फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. जैसे कि इज इट क्लियर और नॉट? इलैबोरेट करने की जरूरत तो नहीं है. कोई भी फोर्स है उसका हमेशा एक पेयर जरूर होगा. जैसे मेल है तो फीमेल है, ठीक है? ये लॉजिक यहां पर बनता नहीं है, बट एक बात बोल रहा हूं. ऐसे ही अगर इस बॉडी को पेन जो है अर्थ को खींच रहा है या अर्थ पेन को खींच रही है अपनी तरफ विद ग्रेविटी, तो ये पेन भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा. लॉ ऑफ ग्रेविटी. एंड द फोर्स विल बी सेम. हाँ, पेन की एक्सेलरेशन अर्थ की एक्सेलरेशन में जमीन आसमान का अंतर होगा. क्यों? बिकॉज मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर डिफरेंट. क्लास 9 में एक बात बताई जाती है, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम है. और वो क्या होती है? Gm/r², न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो एक फोर्स अर्थ की पेन के ऊपर या हमारे ऊपर, और एक फोर्स हमारी अर्थ के ऊपर. तो दो फोर्सेस हैं, पेयर है. एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं. सिंगल फोर्स का कोई वजूद ही नहीं है. तो अगर सिंगल फोर्स नहीं है तो यू कैन नेवर राइट हियर F. यू विल ऑलवेज राइट F net. अगर इधर F है, F1 है और इस तरफ F2 है, तो आप क्या करोगे? दो फोर्सेस है ना, फोर्सेस यार दो ही एग्जिस्ट करती हैं, पेयर में होगी.
जब पेयर में कोई चीज होगी तो उसका एफ नेट ही लोगे, कि नहीं? तो ये हो गई F1 F2, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि इसको एक सिस्टम में मैंने रख दिया और मैंने इस पे बाहर से फोर्स लगाई है F1 एक्सटर्नल वेक्टर और मैंने इसको भी बाहर से फोर्स लगा दी F2 एक्सटर्नल, इसके ऊपर एक्सटर्नल लिख दिया, ठीक है। यहां पे एक बात लिखो, देख लो इसको, लेट F1 external be the external force on 1 and F2 is external force on 2 और ओके, ये हो गया। अब इस पार्टिकल जिसका मास m1 है, ये पार्टिकल जिसका मास m1 है, ये इस पे नेट फोर्स क्या लग रही है? दो फोर्स लग रही है ना इसके ऊपर। भाई इस पार्टिकल को एक फोर्स ये लग रही है F1 और एक फोर्स ये लग रही है, ठीक नहीं? तो यहां लिखोगे टोटल फोर्स ऑन M1 कितनी है? लेट इट बी F1 and it is equal to what? F12 plus F1 एक्सटर्नल। ये एरो जो ऊपर डाल रहा है इसका मतलब होता है वेक्टर। आई थिंक आप लोगों ने बेसिक लेक्चर देखा ही होगा वेक्टर का, उसमें एक चीज बता रखी है, ठीक है। शुगर है आपको बेसिक आ गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वेक्टर जो है ना हर जगह पे जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे वो छोटे लेवल की फिजिक्स है चाहे वो पीजी लेवल की फिजिक्स है, आपको वेक्टर्स अच्छी तरह से आने चाहिए। एंड टोटल फोर्स ऑन M2 will be equal to F2 and this is equal to F21 plus F2 external। बोलो क्लियर है? वैसे आपको पता होगा नेट इफेक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, लेकिन एक प्रोसेस है वो समझा। ओके, ये कर दो रेस, नोट करो जल्दी से, नोट करो आप लोग भी जल्दी से बेटा नोट कर लो। ओके, ओके, सो वो हो गया बेटा अपने पास में F1 और F2 टोटल फोर्सेज ऑन पार्टिकल ऑफ मासेस M1 एंड M2। अब इस पूरे सिस्टम पे क्या फोर्स लग रही है? द ओवरऑल फोर्स ऑन द एंटायर सिस्टम। नाउ टोटल फोर्स ऑन एंटायर सिस्टम, तो भाई टोटल फोर्स होगी सिस्टम पे F नेट जिसको बोलेंगे, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, जिसको हम क्या लिखते हैं? वी कैन राइट F12 प्लस F1 एक्सटर्नल
प्लस F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। ले सकते हैं, बट ये जो F12 है, क्या ये F21 के इक्वल एंड ऑपोजिट है? ये एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन हो गया और ये वाला रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन बोल सकते हो आप। भाई M1 को M2 ने पुल किया अपनी तरफ और उतने ही फोर्स से M1 ने M2 को पुल किया, यानी दोनों एक दूसरे को बराबर अमाउंट से पुल कर रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन? नेट फोर्स जीरो बन जाएगी। दैट इज F12 प्लस F21 इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। क्लियर है? जीरो बन गया, यानी इन दोनों का सम क्या हो गया? जीरो के बराबर हो गया। तो ये रहा F12 और ये रहा F21, इन दोनों का सम क्या हो गया? जीरो। Therefore F net क्या बनेगा? F net will be equal to F1 external plus F2 here। ये बहुत आसान है। अब यहां पे अब अगर नोटिस करें आप, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। इफ M इज टोटल, अब बेटा पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं? दो पार्टिकल्स हैं, 1 प्लस 2, M1 प्लस M2। So M is the total mass of system। तो M1 और M2 क्या है? दोनों पार्टिकल का मास है। टोटल मास कितना हुआ? M हो गया। That is M is equal to M1 plus M2। And A is the, यहां पे ACM लिख रहा हूं। ACM is acceleration of center of mass of M1 and M2। ये रहा M1, ये रहा M2। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहां होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये जो चीज है अपने पास में F net, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूं। तो क्या बनेगा बेटा? Therefore F net क्या मैं इसका लिख सकता हूं? टोटल मास सिस्टम का। भाई इन दोनों M1 M2 का टोटल मास कहां अप्लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास अप्लाई करेगा, यानी M1 प्लस M2 का इफेक्ट कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो हमें उस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है, यानी उसका पोजीशन रखने का। तो ये क्या होगा? टोटल मास, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो गया? ACM हो गया। क्या मैं इसको वेक्टर में लिख सकता हूं? ओके, वेक्टर में जो एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगी है, इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से M1 में एक्सेलरेशन आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रही है बाहर से, भाई इंटरनल फोर्सेस तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, उनका इफेक्ट खत्म हो गया। जो बाहर से हमने फोर्सेस लगाए हैं उनकी वजह से M1 में एक्सेलरेशन होगी और F2 की वजह से M2 में होगी। तो मैं आपसे लिखता हूं also I can write F1 external equal to, बेटा जो इंटरनल फोर्सेस हैं इनकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट है, दे विल कैंसिल आउट, दे विल कैंसिल आउट। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा? M1 into acceleration of what? A1, acceleration of mass M1, ये हो गया। Similarly F2 external will be equal to mass M2 और इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? A2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं F net, F1, F2 इन तीनों की वैल्यू उठा के बाहर पुट कर देता हूं, एंड आई विल गेट इट। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? कैसे कोई डिफिकल्टी, कोई मिसकंसेप्शन माइंड में? पक्का? बड़े परेशान बैठो, नहीं समझ रहे?
उसके बाद में इसको कर देते हैं रेट। अब चेक करो इधर, अब मैं यहां पे 2 3 4 की वैल्यू उठाता हूं, 1 पुट करता हूं। पुट वैल्यू ऑफ 2 3 4 इन 1। भाई 2 3 4 की वैल्यू उठाओ, 1 पुट करो, वी गेट तो क्या मिलता है? एफ नेट की जगह पे क्या लिखोगे? टोटल मास और सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर। ACM क्या बनेगा? ये m इसके डिनोमिनेटर में आएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है? m, और ये क्या होता है? m1 प्लस, जाओ तो यहाँ पे m1 प्लस m2 लिख सकते हो, ये कैपिटल M टू एज विश। अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे? अब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पकड़ना होगा। अगर x डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि भैया वेलोसिटी क्या होने वाली है? तो आप बोलोगे सर dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। ठीक है, dx by dt ये होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन निकालो, तो आप क्या करोगे? dt by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी कहलाता है और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और एंड अगर मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दूं, d बाय dt है यहां पे, और ये जो v है, अगर मैं इस v की जगह पे ये लिख दूं तो ये रास्ता नहीं है। लेकिन डू दिस, यहां पे dx बाय dt लिख दिया मैंने। क्लियर है? ये क्या होगा? d स्क्वायर, 2 बार d है ना, और x कितनी बार है? एक बार है, तो d स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में dt dt 2 बार है, तो क्या बनेगा? dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डबल डेरिवेटिव ऑफ x। x का 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वी विल गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये स्टेप्स है। अब यहां पे क्या करेंगे? एक्सेलरेशन तो क्या लिखोगे? d स्क्वायर, बोलो d स्क्वायर। अब यहां पे x भी लिखेंगे हम, यहाँ पे r लिखेंगे, r, क्योंकि पोजीशन वेक्टर r चल रहा है। r इसका सेंटर ऑफ मास है ना ये, तो r सेंटर ऑफ मास, वेक्टर डालो, डिवाइड बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू m1 एज इट इज। यहां a1 है, a1 मतलब पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन, तो क्या लिखोगे? d स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर r2 डिवाइड बाय dt स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक लग गया? पता ये कंसेप्ट है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे। ये एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन dv by dt होती है, और एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, यानी पोजीशन का डबल डेरिवेटिव। पालिका व्हाट हैपेंड? इज ओके? हां, घबराना नहीं पड़ा। ठीक है, डर के आगे जीत है। ओके, तो यहां पे d स्क्वायर ये समझ में आया आपको? अब अगर मैं यहां से इसको छोड़ो, इसको ऐसे रखता हूं, यहाँ पे अगले स्टेप में करता हूं। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूं d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर और RCM, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूं? यहाँ पे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर और d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में क्या रखा? m रखा, यहाँ पे ये खत्म, कैंसिल, तो क्या बना? RCM
इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन टोटल मास, where total mass is what, m1 plus m2, same as that। तो ये डेरिवेशन होगी इसकी, 3 नंबर में कई बार पूछ भी लेता है, बट बहुत रेयर चांसेस है इसके आने के। इसके क्वेश्चन आते हैं जो कल कराए हैं। बाकी अगर डिराइव करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है, इजी है। बस आपको ये आना चाहिए, अगर ये आता है बच्चों को, यही थोड़ी डिफिकल्टी आती है, और ये भी ना आती है आप लोगों को डिफिकल्टी अगर आपने शुरू में सारी क्लासेस देखी होती है। मतलब लेक्चर लेट हो गए तो मैं आपको कराऊंगा सारा कुछ, आई गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। तो सारे लेक्चर हो गए, ऑल द लिंक्स हैव बीन एक्टिवेटेड। नोट कर लो। तो ये हो गई बेटा 2 पार्टिकल सिस्टम की बात। आज से 3 पार्टिकल होगा तो यहाँ पे m3r3 करेंगे, 4 पार्टिकल होगा तो m4r4 करेंगे, एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो आपको एक्सप्रेशन बता देते हैं। ये मेथड हो गया। आई होप दिस इज सिंपलेस्ट डेरिवेशन। थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है बट आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इसको नोट कर लो। और अभी जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसी साल आज तक कभी नहीं आती ये डेरिवेशन, इस साल चौथे में आई, लेकिन उसको पूछा ऐसे गया था कि वो बच्चों को समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअल में पूछ क्या रहे हैं। चलो बेटा मैं ना लेक्चर को वाइंड अप करता हूं, बिकॉज़ आई हैव टू रिकॉर्ड इन द स्कूल। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, और कल हम आई विल प्लान प्रॉपर टाइम करें, वैसे हो सकता है मुझे कल भी स्कूल जाना पड़े, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल करेंगे।